चलिए आ जाइए, अपन बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारे 2 लेक्चर हो गए थे, है ना। आज अपने को फोटोसिंथेसिस, देखिए मैंने बोला था 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन जो हो रही थी ये कहाँ हो रही थी? स्ट्रोमा में। कहाँ हो रहा था ये? स्ट्रोमा में। सॉरी, हाँ ना, ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन हो रहा था स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में अपन 2 चीज पढ़े थे, बताइए क्या क्या पढ़े थे? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। यहाँ पे हमको 3 चीज पढ़ना है, C3, C4, CAM। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मान ली, कहाँ नहीं दिख रहा? मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि कोई ये एक प्लांट है, इस प्लांट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। यदि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, इसका मतलब है कि इस प्लांट में साइक्लिक भी होगा, नॉन साइक्लिक होगा और C3 होगा। C3 अभी बताऊंगा क्या है। C3 साइकिल होगी। हो सकता है कि मतलब एक तो कंडीशन ये हो गई, प्लांट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्लांट जो होते हैं ना अपने अर्थ में 3 टाइप के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और CAM प्लांट। तो इन तीनों को कैसे हम डिवाइड करते हैं तो समझना। मान लीजिए कि ये 3 प्लांट हैं, 1 2 3, है ना। इनमें से यदि हमारा C3 प्लांट है तो C3 प्लांट में साइक्लिक प्रोसेस होगा, नॉन साइक्लिक होगा और C3 होगा। यदि C4 प्लांट है तो साइक्लिक प्रोसेस होगी, नॉन साइक्लिक होगी, C3 होगी और C4 होगा। मान लीजिए CAM प्लांट है तो साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा, C3 होगा और CAM होगा। मतलब ये दोनों अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हैं। क्लियर? मतलब साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और C3, ये 3 चीज ऐसे हैं कि सारे प्लांट में होते हैं। आगे समझ में। और C4 और CAM अलग सेपरेट होता है, इनको हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का। हमने लाइट रिएक्शन वाला पोर्शन पढ़ लिया था, आज स्टार्ट करने हैं डार्क रिएक्शन वाला। डार्क रिएक्शन इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में। डार्क रिएक्शन मतलब ये है कि यहाँ पे फोटोन की जरूरत नहीं है। मतलब कि लाइट रिएक्शन होता है, हम यहाँ पे एनर्जी देते हैं फोटोन फॉर्म में, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी फोटोन की जरूरत नहीं है। जब बच्चे के एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, तो बच्चा बोलता है कि डन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। गलत हो जाएगा। समझ गए कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन है तो डे में होगी, ये डार्क रिएक्शन है तो नाइट में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका डिफरेंस है, मेन प्रॉपर डिफरेंस है कि जो लाइट रिएक्शन है तो फोटोन के प्रेजेंस में होगी, डार्क रिएक्शन है फोटोन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नाइट हो चाहे वो डे हो। ये डे में भी होती है बट ये फोटोन नहीं लेती। समझ गया? चलिए अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। तो यहाँ पे अपन देखेंगे डार्क रिएक्शन, हेडिंग ले क्या? चलिए अब यदि अपन यहाँ पे डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन में क्या क्या आएगा वो देखो। क्लियर? तो डार्क रिएक्शन में हम जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन में आपको 3 तरह के प्लांट मिलेंगे। एक मिलेगा आपका डार्क रिएक्शन में मिलेगा बेटा C3 प्लांट, C4 प्लांट और CAM प्लांट। क्लियर? यहाँ पे जो C3 प्लांट होती है तो C3 प्लांट मतलब किसका पार्ट है? डार्क रिएक्शन का। तो कहाँ होगा ये? स्ट्रोमा में। कहाँ होगा? स्ट्रोमा। किसके? क्लोरोप्लास्ट के। जो C4 प्लांट होता है ये कहाँ होगा पता है? तो ये इसके लिए 2 चीज जिम्मेदार हैं, मीजोफिल एंड बंडल शीथ।
हम सीखेंगे क्या होता है मेसोफिल, क्या बंडल सील, अभी जब सीखूंगा टेंशन ना लो। और CAM प्लांट को हम डिवाइड करते हैं डे एंड नाइट। समझ गए, ये हुआ डिवीजन। अब हम इनको C3 प्लांट कौन होता है, C4 प्लांट क्या होता है, और CAM प्लांट में हमारी कैसी एनर्जी बनती है, क्या एनर्जी रिलीज होता है, इसको हम इस ग्राफ से समझेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अपने को 3 प्लांट मिल गए, मान लीजिए अपने पास 3 प्लांट है। अभी जो बोल रहा हूं ना उसको सिर्फ याद करते जाओ, 2 मिनट बाद जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे ना तो पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो यदि हम बात करें बेटा, मान लीजिए कि कोई C3 वाला प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है C3, तो C3 प्लांट के लिए मान लीजिए C3 प्लांट है, क्या है, C3 प्लांट है, इन्वायरमेंट में CO2 है, क्या है, CO2, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट से CO2 लिया। जब CO2 लेगा तो C3 प्लांट में होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं RUBP। RUBP ने CO2 को लिया, और CO2 को लेने के बाद इसने बना दिया एनर्जी। क्या बना दिया, एनर्जी। समझ गए। यदि मान लो ये C3 के जगह हमारा प्लांट जो है ये C4 प्लांट होता, क्या होता, यदि ये C4 प्लांट होता तो पता है ये CO2 का इसका कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करता, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करता, है ना। और यदि मान लीजिए एक दूसरा प्लांट है, यदि ये वाला प्लांट हमारा होता CAM, क्या होता, CAM, तो ये इसका CO2 को कौन एक्सेप्ट करता, तो इसके CO2 को एक्सेप्ट करता PEP। समझना, यहां से बेटा CO2 मिल गया, इसकी जड़ों से इसको पानी मिल जाएगा, आपस में रिएक्शन होगा और कुछ क्वांटिटी में एनर्जी बनेगी। बोलो हाँ। यहाँ से इसको यहाँ से CO2 ले लिया, इसको रूट से पानी मिल जाएगा, है ना, और इसके पत्ती में रिएक्शन होगा, यहाँ भी एनर्जी बनेगी। सेम प्रोसेस, CO2 ले लिया, है ना, ये CO2 ले लिया, इसको नीचे से पानी मिल जाएगा, यहाँ भी एनर्जी बनेगी। बट मैंने अभी एक चीज़ बोला था कि जो C3 साइकिल में एनर्जी बनेगी तो C4 और CAM में सलोनी C3 से ज़्यादा एनर्जी बनेगी कि कम। कॉमन सेंस लगाओ, मैंने बोला तीनों में एनर्जी बन रही है, तो C3 मतलब इन तीनों में ज्यादा एनर्जी किस में बनेगी। चलो छोड़ो, ये ले लो, अभी इसको छोड़ो, इन दोनों में बताओ ज्यादा एनर्जी इसमें बनेगी किस में। कॉमन सेंस लगा लोगे तो बन जाएगा। C3, तुम बोलो वंस। C4 में लॉजिक दो। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था कि C4 में देखो, यहाँ पे याद करो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यदि जो C4 साइकिल है उसमें C3 भी होगा तो C4 वाले में C3 वाली तो एनर्जी है ही, प्लस वो अपनी अलग से बना रहा है तो उसमें ज़्यादा हो गई ना। ये दिमाग में देखो, ये चीज़ें मतलब आप याद नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें आपको समझना ही होगा। समझ गए ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें मतलब ऐसा कुछ चीज़ें याद करने वाली नहीं है, बस आपको इसको समझना है। देखो, याद करने वाली चीज़ें कल थी जो मैंने याद करवा दिया था, आज पूरा का पूरा एकदम समझने वाली चीज़ें हैं। और जितने जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा, मैंने लिखा नहीं, लेकिन जब आप वीडियो नोट करोगे ना तो इनको लिख दोगे। समझ गए ना, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब मैं बेटा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या समझना कि C3 प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया और कितनी एनर्जी बनाया, कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया कितनी एनर्जी बनाया, कौन सा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया कितनी एनर्जी बनाया। एक चीज़ और सुनना बहुत ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पे RUBP है, प्रोटीन है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। तो ये बताओ, जब हम लोग खाना खाते हैं, मतलब हमारी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को एक्सेप्ट किया,
उसका डायरेक्ट डाइजेशन होता है कि किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में डाइजेशन होता है? बिना एंजाइम तो डाइजेशन होगा नहीं, और जब डाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी कैसे निकलेगी? मतलब डाइजेशन के लिए, एनर्जी निकालने के लिए एंजाइम तो चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आएगा, यहाँ कौन सा एंजाइम काम आएगा, यहाँ कौन सा आएगा। क्लियर हुआ? तो अपन ऐसा करते हैं, एक टेबल में इन तीनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे मान लो कि ये टेबल है बेटा, है ना। इस टेबल में हम अपन देखेंगे, जैसे अपन यदि अभी हम प्रेजेंट टाइम पे बात कर रहे हैं C3 प्लांट, किसकी बात करते हैं? C3 प्लांट। C3 प्लांट को कौन सा, मतलब कार्बोक्सिलेज एंजाइम, है ना। एक सेकंड रुको, ऐसा ले लो, CO2 एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं प्लांट C3 प्लांट, दिख रहा है? हाँ, C3 प्लांट की बात करें तो C3 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन है? CO2 को एक्सेप्ट कौन किया था C3 प्लांट में? CO2 एक्सेप्टर कौन है C3 प्लांट में? तो RUBP। कौन है? RUBP, याद रह जाएगा ना। ये जो RUBP है CO2, मतलब यहाँ से CO2 एक्सेप्ट करेगा, और जो RUBP है तो जो CO2 एक्सेप्ट कर लिया तो देखो दो केमिकल हो गए, एक RUBP हो गया, एक CO2 हो गया। अब ये बनाएगा, कुछ एंजाइम लेगा, तो जो एंजाइम होगा ना, याद करने की जरूरत नहीं है, इसी के नाम से है, लास्ट में एज लगा देना है। क्या लगा देना है? एज। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो RUBPase, क्या बन जाएगा? RUBPase, है ना। राइबोलोज बाइफॉस्फेट हम लिख देंगे, अभी पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म लिख देंगे, अभी शॉर्ट में बोलते रहो। इसके बाद फर्स्ट कार्बोक्सिलेज प्रोडक्ट, जैसे ही मतलब RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? तो इसके प्रेजेंस में बनाएगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाएगा? फुल फॉर्म याद हो रहा है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं भी नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब समझो, देखो C3 प्लांट में रुबिस्को था, RUBP था। C3 प्लांट में क्या था? RUBP। इसने CO2 को एक्सेप्ट किया, CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद RUBPase एंजाइम आया, एंजाइम ने इसको ब्रेक करके अब पहला प्रोडक्ट बनाया, जिसको क्या बोल दिए? PGA। क्या बोल दिए? एक बार फुल फॉर्म बोलो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या? अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद एनर्जी बनेगी, एनर्जी में कितने ATP बनेंगे? 18 ATP और 30। हाँ, 12, यानी कि यहाँ पे बनेंगे 12 NADPH2 और 18 ATP। अब समझना, ध्यान से सुनना, यहाँ से जब ये एनर्जी रिलीज किया तो 12 NADPH2 और 18 ATP। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैंने बताया था, एक NADPH2 जो होता है, एक NADPH2 जो होता है तो 3 ATP निकालता है बेटा। कितने ATP निकालता है? तो हमको बताएंगे यहाँ पे टोटल कितने ATP हो जाएंगे। देखो, एक NADPH2 3 ATP, तो 12 NADPH2 मतलब कितने? 36 और 18 कितना हो गया? 54। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपसे, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। पूछा जाता है कि C3 साइकिल में टोटल कितने ATP निकलते हैं, तो टोटल बोल दिया। C3 प्लांट में कितने ATP निकलते हैं? टोटल और ATP डिफरेंस हुआ। C3 प्लांट में कितने NADPH2 निकालते हैं? 12। C3 प्लांट का पहला प्रोडक्ट क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP। C3 प्लांट में कौन सा एंजाइम यूज आता है? तो RUBPase। देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। और सुनो, इस टेबल के बाहर आपके नीट एग्जाम में कुछ नहीं आने से रहा। यदि डार्क रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी टेबल से आएगा, पक्का। C3 प्लांट याद हो गया। C3 प्लांट एक बार और रिवीजन कर लो।
फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP। क्या होता है? याद हो गया? ठीक है। जैसे वो CO2 एक्सेप्ट करता है तो उसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम बोलते हैं, वो होता है RUBPase। क्लियर? पहला प्रोडक्ट बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद एनर्जी निकलती है 12 NADPH2 और 18 ATP। क्लियर हुआ? अब हमको एक चीज समझ में आ गया है कि जो नीचे वाली दो साइकिलें हैं, नीचे वाली मतलब जो अब हम सॉरी हाँ, तो वही आंसर जाएगा, है ना। चलिए अब हम बात करें C4 प्लांट। C4 प्लांट में पता है, C4 प्लांट में जो पहला CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है, क्या बताया था अभी? PEP। PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। बोलो। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना। ये आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो से मैं रफ कर दे रहा हूं, एक बार और पढ़ लो। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आदियो यहाँ पे आएगा नहीं, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, है ना। चलिए अब आओ, देखो मजा आएगा। आपको कुछ नहीं याद रखना बेटा, आपको ये याद हो गया अब काम हो जाएगा, आपको ये याद हो गया काम हो जाएगा। PEP, इसका एंजाइम क्या होगा? एस लगा दो, है ना, तो हो जाएगा PEPase। पहला प्रोडक्ट OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बोलो। यहाँ एनर्जी कितनी बनेगी? NADPH2 कितने हो जाएंगे? 12 NADPH2 और 30 ATP। क्लियर हुआ? देखो कितना इजी हो गया, आसान हो गया ना। अपने को सिर्फ एक याद रखना है, PEP। क्या याद रखना है? कितना इजी है। PEP ने CO2 एक्सेप्ट किया, अब PEPase एंजाइम ने उससे मतलब उसको एंजाइम्स मिला जिससे उसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करके बनाया OAA। क्या बनाया? अब पता है OAA तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो ये है ना OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सबका मुंह O टाइप का है, देख लो एक दूसरे को। O, इसका तो प्योर O है, देखो। किसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ? चलिए ये हमारा फिनिश हो गया, कौन? C4 प्लांट। अब हम देखेंगे CAM। अभी फुल फॉर्म बता दूंगा मैं, सारा टेंशन नहीं लेने का। CAM पता है क्या होता है? CAM होता है C4 का सेम टू यू। क्या होता है? सेम टू यू बोल दो। PEP, PEPase, OAA, ये O ही है, दो O मत पढ़ना, है ना। और बोलो 12 NAD। अब आप लोग इधर देखोगे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना तो डांटूंगा नहीं। आज मूड बिल्कुल मूड नहीं है, आज 12th वालों को भी नहीं डांटा, सुपर भी नहीं डांटा। कल डांट दिया था एक दो बच्चों को तो मेरे को नींद नहीं आई, और नींद आई है पर क्या हुआ सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत पछतावा हुआ। मैं मतलब एक तो डांट दिया, पहला पाप ये हो गया, दूसरा पाप हो गया इस टाइम पे याद नहीं था 11 चल रहा है, भाई ने अंडे खिला दिया। दूसरा, एक तो 2 बजे नींद आई और 4 बजे सपने में मुर्गी आ गई, बोली क्यों खाया? ऐसे मतलब ऐसे मतलब मार रही थी अपनी, वो मुंह मार रही थी इसे, क्यों खाया? हाँ क्यों खाया? हाँ वो बात बताऊंगा, समझ गए? तो मतलब इसलिए अब मैं मतलब मैं कसम खा लिया हूँ तुम लोगों के बिल्कुल नहीं डांटूंगा। ओए मतलब मेरे मजाक को सीरियस ले ली। ये याद हो गया बेटा? पक्का एक बार अपन फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए एक चीज और देख लो, सुनिए। हम बात करेंगे, देखो इधर, इधर देखो,
ये क्या है देखिए, C3 प्लांट, C4 प्लांट, CAM प्लांट। C3 प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सेप्ट करता है, जल्दी बोलिए, RuBP, इसको PEP, इसका वेरी गुड। उसके बाद देखिए ये एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल, और जहाँ क्रेब्स साइकिल चलती है वो होता है मेसोफिल, अब बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है, अब ग्लूकोज का हम लोग करते हैं भक्षण। तुम लोग खाते हैं ना ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद चलो फिर यहाँ पे देखो C4 प्लांट, C4 प्लांट में PEP ने लिया मेसोफिल और बंडल सीड, मेसोफिल बंडल सीड। यहाँ पे C4 का तो कहानी खत्म हो गया, लेकिन देखिए यहाँ भी C3 चल रही है, C4 में भी C3 चल रही है, ठीक है। और यहाँ ग्लूकोज बना, ग्लूकोज किसको मिला, अपने को मिला। किस फॉर्म में मिला, आप पत्ती खा लो ग्लूकोज मिल जाएगा, आप उसका फ्रूट्स खा लो ग्लूकोज मिल जाएगा, बीज खा लो ग्लूकोज मिल जाएगा, मतलब पत्ती में जो भी स्टोर होता है सब ग्लूकोज होता है। फिर आ जाइए CAM में नाइट और डे, देखो कितना प्यारा लिखा नाइट और डे। तो यहाँ पे देखो मतलब CAM में सेम है, C4 जैसे ही होता है, मतलब CAM जो है C4 जैसे होता है, बस यहाँ पे डे और नाइट में सेपरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे चलती है C3 और क्या बनता है, ग्लूकोज। अब मैं इनके एग्जाम्पल देखूंगा, है ना। चलो इसके एग्जाम्पल देखो, ये देखिए यदि हम बात करें C3 प्लांट का एग्जाम्पल, है ना, तो वीट, पोटैटो, राइस, ये C3 प्लांट है। CAM प्लांट में क्या है, पाइनएप्पल, एगेप, कैक्टस और वनीला, और इसका कैन, कॉर्न, मिलेट। और सुनो, जो बच्चा नीट की तैयारी करना है ना, उस बच्चे को ये एग्जाम्पल याद रखना है। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, बोल देता है कि किस, मतलब ऐसा एग्जाम्पल घुमा के पूछता है। जैसे उन्होंने दे दिया कि मतलब किस प्लांट में 12 NADPH2 और 18 ATP निकलेगा, और नीचे इनके नाम लिख दिया। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये C3 वाला है, तभी। हेलो, नहीं आया, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं, आपको घुमाएगा। सुने होगे ना, बुलाती है मगर, हाँ, तो घुमाएगा मगर घूमने का नहीं। चलो गाना तो सब सुने हो तुम लोग, सुनिए ना। अब क्या होता है, जितने भी हमारे प्लांट होते हैं ना बेटा, सारे के सारे प्लांट सांस लेते हैं, सब में रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है सब में, सारे के सारे प्लांट में होता है फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि सुनो मेरी, मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है। जैसे मान लीजिए कि प्लांट ने बनाया ग्लूकोज, प्लांट ने बनाया ग्लूकोज। जब प्लांट ग्लूकोज, बातें नहीं, जब प्लांट ग्लूकोज बनाता है, और हमारे पूरी यूनिवर्स में एक चीज फिक्स है कि विदाउट ऑक्सीजन आप किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी नहीं ले सकते। आपके NCERT में एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपको किसी भी केमिकल से एनर्जी रिलीज करना है तो ग्लूकोज देना पड़ेगा। अपन लोग शादी वादी में जाते हैं, बहुत सारा ग्लूकोज भर लेते हैं, मतलब कि हमारा ये डायफ्राम है, ऐसे डायफ्राम है, हमने पेट में इतना ग्लूकोज भर दिया, मतलब पहले पनीर ठूस दिए, फिर गुलाब जामुन, फिर पानी पूरी, लास्ट में जाते जाते 3-4 आइसक्रीम, पूरा एकदम मुंह तक भर गया। फिर ऐसे खोल कर ऐसे हाथ से और उसको दबा दबा के पूरा प्रेशर आपके लंग्स में आ गया। कहाँ आ गया, लंग्स में। अब हमको नाइट में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता, हम घर जाते हैं, सो मतलब नींद भी नहीं आती अच्छे से। करवट कैसे लोगे भाई पूरा ठूस ठूस के भरा है, समझ गए। तो उस टाइम पे हम लोग क्या है कि सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते। जब सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो हमारा डाइजेशन सही से हो नहीं पाता। तो फिर सुबह सुबह क्या होता है, या तो मोशन आगे का लगा लो, ठीक है, या तो फिर वॉमिटिंग टाइप का कुछ, मतलब ऐसे डकार आती है, ऐसे मतलब अच्छी सी स्मेल वाली। मतलब कि यदि आप खाना खाए हो तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है ना। तो हमने, आप हाँ ऐसा करो कि जितनी पेट में जगह है उतना खाना खा लो, ऑक्सीजन ले लो, फिर देखो कितना बेनिफिट होगा। अच्छा, ये चीज पहले मेरे साथ बहुत हो जाता था, जब गांव में रहता था, कभी कभार मिलता था अच्छा
अच्छा, जिनके मतलब जो जब अपन बचपन में ना एक चीज लगभग मेरे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा। जैसे मान लो घर में कोई गेस्ट आ गए, अपन उनको नाश्ता देते हैं, फिर अपन अपने को लगता है कि यार मतलब कुछ तो बचाए मतलब ये रहता है कि मतलब जैसे कोई बचा के जाता है अपन उसकी बहुत तारीफ करते हैं और एकदम वेट करते रहते जैसे चाहे टूटे। अपन 2-3 भाई और रहते हैं ना। चलो, तो जैसे आपने ग्लूकोज को क्या दिया, ऑक्सीजन, तो क्या निकला CO2 और वाटर, साथ में एनर्जी। क्या निकली, साथ में एनर्जी। मतलब हमको ये चीज समझ में आ गया कि यदि आपकी बॉडी में कोई भी फूड मटेरियल है जिससे आपको एनर्जी चाहिए, वो ग्लूकोज हो, वो शुगर हो, वो सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, कुछ भी हो, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, उसको आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। यदि आप उसको ऑक्सीजन देते हो और एनर्जी निकलती है तो 101% है वहां पे ये तो होगा। आगे लिखूं, हाँ, कोई भी लिविंग सेल में यदि एनर्जी वाली कोई प्रोसेस हो रही है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है तो वहां पे 101% कंफर्म होता है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो लेना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जहां एनर्जी निकलता है, अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ही बोलते हैं ना, तो जहां एनर्जी निकलता है वहां माइटोकॉन्ड्रिया का रोल पक्का रहेगा। तो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अपनी बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन होता है। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट। तो प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए 3 ऑर्गेनल्स काम आते हैं, ठीक है। तो प्लांट, अब देखो प्लांट ने ग्लूकोज बना दिया ना बेटा, अब प्लांट ने ग्लूकोज बना दिया, अब प्लांट एक लिविंग सेल है। क्या है, प्लांट एक लिविंग सेल है। प्लांट को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, यदि उसको एनर्जी चाहिए तो जो ग्लूकोज वो बनाया उसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर वहां एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो रिलीज होगी प्लांट उसको यूज करेगा। तो कहे नहीं मानती यार, ये बता दो। हैं? अब क्या करें बताओ, क्या करें? अभी तुमने बोला था ना, चलो चलो छोड़ दो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं थोड़ा यदि पढ़ा लिया तो फिर डांटूंगा, याद दिलाना। समझ गए? देखो अब इसका होगा क्या, इसका होगा ब्रेक डाउन। मतलब कि मैं क्या समझा रहा था, भूलवा दी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जैसे हमारी बॉडी यूज करती है ना। हाँ, ये नहीं बता रहा था, कुछ और मत करना, एकदम शांति से बैठे रहो। मैं बोल रहा था कि जैसे मान लो कि वो क्लोरोप्लास्ट में क्या बना, ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट में क्या बना, ग्लूकोज। और वो जो ग्लूकोज बनाया है ना प्लांट, तो प्लांट उसको पता है यूज नहीं कर सकता जब तक वो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, जब तक वो ऑक्सीजन नहीं लेगा। कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट ने ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया, प्लांट ने ऑक्सीजन को रिलीज किया एनवायरनमेंट में, लेकिन जब तक प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेगा तो खुद का बनाया हुआ ग्लूकोज यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपने दिमाग में बना लो, किसी भी फूड पार्टिकल का जब तक आप ऑक्सीजन नहीं दोगे उससे एनर्जी नहीं निकलेगी। तो हम C3 C4 साइकिल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के 3 ऑर्गेनल्स काम आते हैं। कौन कौन? फोटो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के 3 ऑर्गेनल्स काम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। याद हुआ? हमारी बॉडी में जब सांस ले मतलब रेस्पिरेशन होता है तो मेनली एनिमल्स में, ऑल एनिमल्स में काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्लांट में 3 लोग काम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था सेल बायोलॉजी में, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। पेरोक्सीसोम एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अपन एक काम करते हैं, अब अपन देखते हैं इसके अंदर किस टाइप की केमिकल्स रिएक्शन होता है, कौन कौन सा केमिकल कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे एनर्जी निकलती है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कौन से केमिकल में कैसा कन्वर्जन होता है, कैसी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? चलो तो हम देखते हैं, पहले इन तीनों का डायग्राम बना लेते हैं।
पानी है किसी पास है इसमें? क्या नाम है इसका? रिया, खड़े हो ना। हाँ, नॉन साइक्लिक सुनाओ। जल्दी सुनाओ। C3 में होगा नॉन साइक्लिक। हर क्लास में 2-4 उटपटांग बच्चे रहते हैं। नॉन साइक्लिक नहीं सुना अभी? नॉन साइक्लिक रिएक्शन इज अ सुंदर कन्या प्रेजेंट इन काजी कैंप। कभी सुना है? नहीं सुना? कल आई थी, कल ही पढ़ाए थे, यहाँ बनाए थे। कोई कन्या याद है? देखो याद है उसको। चलो बैठ जाओ। हाँ, अपन देखते हैं। मैं क्या बोल रहा था? फोटो रेस्पिरेशन। क्या? फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल्स काम आते हैं। कौन कौन से? तो एक आता है क्लोरोप्लास्ट जो कि डबल लेयर्ड होता है, एक आता है पेरोक्सिसोम सिंगल लेयर आता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होता है। याद हो गया? पहले अपने को फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्लांट जो है सांस लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्लांट जो है सांस लेता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है, मतलब प्लांट दोनों काम करता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, ऑक्सीजन भी निकालता है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन लेगा तो ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और गैसियस जो एक्सचेंज होता है प्लांट में, उसका वजह होता है प्लांट का लंग्स। क्या? कान के नीचे लंग्स होता है प्लांट में? अरे यार, तुम तो पता कैसी बातें कर रही हो। जैसे मेरे गांव में प्लांट की शादी होती है, दादी लोग बोलती चलो शादी में। हम बोले किसके? बोली प्लांट के। अच्छा बताओ जरा, कहाँ पे होता है प्लांट का लंग्स? मतलब जो प्लांट का लंग्स है वो उसका फ्रूट है कि फ्लावर है? नहीं होता। चलो okay। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में जो प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, इसको हम ऑक्सीजन देंगे, हमको मिलेगी एनर्जी, साथ में CO2 और H2O बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ? इतनी कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए हमको 3 ऑर्गेनल्स की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूरा दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है? आइए, यदि हम बात करें बेटा तो देखो उस पर RUBP था। क्या था? RUBP ने ऑक्सीजन लिया, पहले ले रहा था CO2। जब CO2 ले रहा था तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस थी, लेकिन ये फोटो रेस्पिरेशन वाली है। जब ऑक्सीजन का काम होता है बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी भी चीज को जलाने के लिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसने ले लिया ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन लेगा तो इस RUBP का ब्रेक डाउन होगा, RUBP टूटेगा, RUBP राइबोलेज बाइफॉस्फेट, तो हमारा बचेगा सिर्फ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बचेगा? बोलो तेज में, तेज से। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, सॉरी देखिए क्या है ये? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। मतलब कि जब RUBP ऑक्सीजन लेगा तो बनाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? ग्लाइकोलेट। 3 चीज समझ में आया? RUBP ने ऑक्सीजन लिया और क्या बनाया? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ने फॉस्फेट निकाला, क्या बचा? ग्लाइकोलेट। इतना याद हो गया? अब ये जो ग्लाइकोलेट था ना, तो क्लोरोप्लास्ट से चला गया पेरोक्सिसोम। कहाँ चला गया? और ये पेरोक्सिसोम से ऑक्सीजन को गेन किया। जो 2 ग्लाइकोलेट था तो किसको गेन किया? ऑक्सीजन को, और बना दिया ग्लाइऑक्सिलेट। मजा आ गया? क्या बना दिया? हमको देखो ग्लाइकोलेट तक कहानी समझ में आ गई थी। ग्लाइकोलेट कहाँ आ गया? पेरोक्सिसोम में। जैसे वो पेरोक्सिसोम में आता है तो क्या लेता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेके क्या बना देता है?
ग्लाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सी लगाओगे ना, तो हो जाएगा ग्लाई ऑक्सीलेट। क्या बना देगा? ग्लाई ऑक्सीलेट और साथ में H2O2। समझ गए? ग्लाई ऑक्सीलेट जो है अमोनिया को लेके बनाता है ग्लाइसिन। क्या बनाता है? ग्लाइसिन। और ये ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम से आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहीं निकलेगा एनर्जी, NADPH2। और ये ग्लाइसिन अभी यहां तक छोड़ दो, पहले हम यहां तक एक बार रिवीजन मार देते हैं। चलिए ध्यान से सुनना। RUBP ने ऑक्सीजन को लिया और क्या बनाया? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाया? उनने फॉस्फोर को निकाला, क्या बना? ग्लाइकोलेट। कहाँ चला गया? पेरोक्सीसोम। उसने क्या लिया? ऑक्सीजन। क्या बनाया? ग्लाई ऑक्सीलेट। क्या बनाया? ग्लाई ऑक्सीलेट का है और प्लस H2O2। ग्लाई ऑक्सीलेट और H2O2 क्या ले लिया उससे? अमोनिया, NH2। अमोनिया NH2 लेके क्या बनाया? ग्लाइसिन। क्या बनाया? ग्लाइसिन कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला गया? अब ये ग्लाइसिन जो है यहाँ पे NADPH2 एनर्जी बना के और ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है सेरीन में। किसमें? सेरीन कहाँ चला गया? पेरोक्सीसोम। रिटर्न कहाँ गया? बोलो ना। पेरोक्सीसोम से इन्होंने अमोनिया को बाहर निकाला और बना दिया हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या बना दिया? सुनो, ग्लाइसिन था, NADP बाहर निकाला तो बनाया सेरीन। ग्लाइसिन से क्या बना? ग्लाइसिन से बना सेरीन। सेरीन कहाँ चला गया? पेरोक्सीसोम में। सेरीन ने क्या किया? अमोनिया को बाहर निकाला और क्या बना दिया? हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या बनाया? हाइड्रोक्सी पायरुवेट ने बनाया ग्लिसरेट। क्या बनाया? ग्लिसरेट जो है तो यहां से कहां चला गया? वो क्लोरोप्लास्ट में। कहां चला गया? क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोप्लास्ट में फिर से बना देगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से RUBP, फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब ये वाली एनर्जी जो निकली इसको प्लांट यूज कर लेगा। एनर्जी का निकलना काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो इतनी सारी दुनिया भर की प्रोसेस चल रही है, लेकिन जहां एनर्जी निकलना था वहां कौन कूद गया? पक्का? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? भूपेंद्र सर। पढ़ाया किसने तो वो नहीं पूछ रहा हूं, नाम किसने दिया था? इकरा। क्यों नहीं रिवीजन? अच्छा तुम्हारा पेपर चल रहा है, तुम बताओ। तुम्हारा खुद पेपर चल रहा है? तुम्हारा तो जिंदगी भर से पेपर ही चल रहा है जी। हैं? चलो रुको। दिया कौन दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कौन दिया? सी कंडा? नहीं, सी वेंडा नहीं है। कौन है? क्या अब क्या चाहते हो? जाते जाते गुस्सा हूं। कल तुम लोगों का सेल बायोलॉजी का टेस्ट लूंगा, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन का। अरे तुम्हारा तो यही बहाना रहता है, क्या करें? छवि का यही बहाना रहता है, हम क्या करें? सी वेंडा ने मतलब कोलिकर ने डिस्कवर किया था, सी वेंडा ने नाम दिया था। कितनी बार तो बोल चुके हैं। चलो हाँ जी। मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी आम, इमली, कोई सा पेड़ देखे हो? कोई सी भी पेड़, कोई सा पेड़ देखे हो? तुम ये बताओ कितनी उंगलियां हैं? ये तो पक्का एबनॉर्मल है। इसका चेक कराओ, कहीं ले जाओ डॉक्टर के पास। और क्या? हाँ एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से, फिर छुट्टी करते हैं। करें रिवीजन। यदि आप कोचिंग बायोलॉजी की पढ़ रहे हो, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का 11th में बच्चा कोचिंग करे तो लॉजिक निकलता है कि यार चलो वो सीख रहा है कुछ। लेकिन यदि बच्चा बायो की 11th क्लास में कोचिंग पढ़ रहा है तो उसका मकसद एग्ज़ाम पास करना नहीं होता, उसका मकसद होता है कुछ नॉलेज लेना।
नहीं तो मैंने जितना नोटिस किया तो 90% बच्चा 11th में बायो की कोचिंग ज्वाइन नहीं करता। थ्योरी वाला सब्जेक्ट रहता है, हम लोग भी नहीं किए थे, खुद से पढ़ के पास हो जाते हैं, कुछ टीचर मदद कर देते हैं। लेकिन यदि तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो 11th में, तो आपको पता है पहली बात आपको टारगेट करना है, जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे 2024 में, तो आपके यहाँ पे 360 में से 360 नंबर आने चाहिए। बहुत बार बच्चों के आ चुके हैं, जो पढ़े हैं बहुत बार बच्चों के आ चुके हैं। तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कवर करा देता हूँ, पूरे सीट कवर करा देता हूँ, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक कर देता हूँ। अभी तुम लोग 11th में हो, तुमको मैं ड्रॉपर लेवल की चीज़ें पढ़ा देता हूँ। याद, जैसे मैं तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों को कोई चीज़ याद नहीं होता तो मैं डांटता नहीं, मजाक जरूर उड़ा देता हूँ। डांटा नहीं हूँ किसी दिन, मैंने ये इसलिए नहीं डांटा कि तुम लोग याद नहीं है, डांटता हूँ जब तुम लोग मेरे मन का काम नहीं करते। क्योंकि मेरे को पता है अभी आप लोग 11th में आए हो, है ना, मैं तुमको ड्रॉपर और नीट लेवल की चीज़ें पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि आप लोग एक प्री प्लान काम करोगे ना, प्री प्लान मतलब कि आप एक चार्ट बनाओ बेटा, अपना एक रिवीजन चार्ट बनाओ सारे बच्चे, कि आप कैसे पूरे चैप्टर को रिवीजन कर पाओगे। मैं इसी बैच में, यदि तुम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद रखा ना, तो मैं तुम लोगों का समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी होते होते 12th पूरा कवर करवा दूंगा। देखो, यदि गर्मी की छुट्टी में मैंने 12th खत्म करवा दिया ना, तो तुम पूरा साल 4 बार रिवीजन करोगे 12th। तो आपका जिनका एमपी बोर्ड का टारगेट है ना, उसका कंप्लीट आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। लेकिन ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है। जब आप लोग 11th हमको 100% दोगे, तभी तो हम 12th में बढ़ेंगे। तो आप एक जितना आप लोग घर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, उसका 7 या 8% बायो पढ़ो। देखो, मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जिसको क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसको लगता है कि घर में जाके क्या पढ़ना, आता तो है ही सब, तो घर जाके रिवीजन नहीं करता। पहला, जिसको यहाँ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और दूसरा, जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, वो भी घर जाके नहीं पढ़ता कि यार आया ही नहीं, क्या करें। जो बच्चा डाउट में रहता है ना, मॉडरेट वाला बच्चा, वो यहाँ भी पढ़ता है बेचारा, घर भी जाके पढ़ता है। तो मैं तो यहाँ रटवा के भेजता हूँ, अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ से जैसे घर पहुँचो ना, पर डे कसम खा लो कि तुम लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट बायो के लिए देना है जाने के जस्ट बाद। हम तो कहते हैं ड्रेस भी चेंज मत करो। जाते हो, घर में कुछ खाने मिल जाए, चाय मिल जाए, ठीक है, नहीं तो सबसे पहले 10 या 7 मिनट में आपकी पूरी बायो रिवीजन हो जाएगी, जितना आज पढ़ाया हूँ। एक बार वो रिवीजन कर लो। एक बार जब सुबह उठते हो ना, पूरा रात फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, कोई इशू नहीं है। एक बार जब सुबह उठते हो, सुबह रिवीजन कर दो। जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रह जाएगा। यही सबसे बेस्ट रिवीजन का आइडिया होता है। और तुम लोग यदि अभी बार बार करोगे तो हमको बहुत मजा आएगा, और आगे अपन ज़्यादा लेवल की चीज़ सिखाएंगे। इसीलिए मैं जूलॉजी के 2-3 चैप्टर बचा के रखा हूँ। ब्रेन बचा के रखा हूँ, डाइजेशन बचा के रखा हूँ, एंडोक्राइन बचा के रखा हूँ। बहुत मस्त पढ़ाएंगे, लेकिन पुराना याद होना चाहिए, ठीक है।